जय हिंद। मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। आज से आपका आज आपका हो गया कौन दिन? ट्यूसडे आज चल रहा है। तो आज से आपका हिस्ट्री चलेगा। आपका रूटीन तो पिछले क्लास में आपको बता ही दिए थे कि आपका रूटीन लेके यानी आपका चलेगा किससे, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका हिस्ट्री चलेगा सुबह लाइव यानी कि 9 AM से, और बाकी संडे के दिन आपका बायोलॉजी चलेगा 9 बजे से। आप बाकी सांझ के शिफ्ट में शाम में हम लोग 5 बजे से लाइव मिलेंगे। कौन कौन यानी कि सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक हम लोग पॉलिटी के साथ, और बाकी जो 3 दिन बच गया आपका शुक्र, शनिचर और रविवार, उसी को संडे तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। तो ये आपका 4 विषय को हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं, है ना। 2 घंटा प्रत्येक दिन आपका क्लास हो रहा था। आपका सिलेबस भी बहुत कम समय में आपका समाप्त होने का यानी कि जल्द समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने का स्ट्रेटेजी प्लान आपको बीच टाइम टेबल को बनाया है कि आप जो भी टाइम टेबल होगा वो आप इसी को फॉलो किया जाएगा, ना। तो आप अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट या बच्चा भी इन्फॉर्म नहीं जान रहा उसको भी बता दीजिएगा कि अब हमारा जो लाइव सेशन है 2 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट होगा 9 AM से लाइव, और दूसरा शिफ्ट होगा शाम में 5 AM से लाइव, तो 5 PM से लाइव। ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करें हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हिस्ट्री में हम लोग क्या यानी कि स्टार्ट प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे, और प्राचीन भारत में उनको पढ़ रहे थे। तो आपका देख लीजिए, तो पाषाण काल, हड़प्पा काल, रिंग वैदिक, उत्तर वैदिक और महाजनपद तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। महाजनपद के बाद कौन आएगा? तो मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इसके बाद प्राचीन भारत आपका कंप्लीट। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मौर्य काल। तो हेडिंग में लिखिए मौर्य काल। यानी मौर्य डायनेस्टी, है ना। मौर्य डायनेस्टी का हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अब पिछले क्लास में आपको थोड़ा सा एक कहानी भी आपको बता चुके थे कि धनानंद को किसने मारा था। तो चाणक्य ने किसको, चाणक्य की सहायता से कौन मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर एक बार आपको इस कहानी को दोहरा देते हैं आपको। तो जो मौर्य काल है, मौर्य काल का जो संस्थापक है, नहीं कि मौर्य काल है, इनके संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पहले जान लीजिए कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन है? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि यानी कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ब्राह्मण साहित्य में देखिएगा, ब्राह्मण साहित्य। उसके बाद देखेंगे हम लोग बौद्ध और जैन, और हम लोग देखेंगे। देखिए ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण साहित्य कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे शूद्र थे, यानी शूद्र वर्ग से आते थे। शूद्र कहने का सेंस देख लीजिए, मतलब मान लीजिए कि अगर आपके फेवर में, यानी अगर आपके फेवर में कोई व्यक्ति आपके साथ यानी कि आपके फेवर में नहीं रहता है, तो क्या आप उसको ऊंच दिखाने का प्रयास कीजिएगा या निम्न दिखाने का प्रयास कीजिएगा? बताइए कमेंट में। अगर मान लीजिए कि हमारा व्यक्ति है, चाहे आपका व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके फेवर में नहीं है, तो क्या आप उस व्यक्ति को ऊपर दिखाइएगा, अपने से ऊपर या अपने से नीचे? एक कमेंट में आप बताइए, है ना। तो देखिए हर कोई चाहता है कि जो हमारा जो फेवर का व्यक्ति नहीं है उसको हम नीचा दिखाने का प्रयास करें। तो ठीक उसी प्रकार ये कौन है? तो ब्राह्मण साहित्य यानी हिंदू धर्म के अनुसार, चूंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है कौन धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को। तो बताइए अगर तो हिंदू साहित्य यानी कि हिंदू धर्म को तो चंद्रगुप्त मौर्य मान नहीं रहा, तो क्या है? चंद्रगुप्त यानी हिंदू धर्म कहेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये क्षत्रिय था नहीं। तो इसीलिए कहा है कि चूंकि ये जैन धर्म को मानते थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए जो हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण साहित्य है जो कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शूद्र जात समाज से आते थे, यानी शूद्र क्या आते थे? शूद्र। ध्यान रखिएगा। तो फिर भी कौन का? बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहता है कि नहीं, बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ कहता है कि नहीं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये क्षत्रिय वर्ग से आते थे। कौन सा वर्ग से? क्षत्रिय वर्ग से। ध्यान रखिएगा इसी को। फिर एक और है यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य ये कौन है भैया? यूनानी साहित्य। देखिए यूनानी साहित्य का, यूनानी मतलब यूनान देश का, है ना। तो यूनान देश में एक साहित्य, यूनानी देश कैसे? इंडियन साहित्य। देखिए तो भारत के साहित्य को भारतीय साहित्य कहेंगे, यूनान के साहित्य को यूनानी साहित्य कहेंगे। तो यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया सेड्रोकोटस। सेड्रोकोटस ये ट है, सेड्रोकोटस। ये सेड्रोकोटस कौन आखिर कहा कौन? है ना। यूनानी ग्रंथ में जैसे यूनानी पुस्तक है, यानी ग्रंथ पुस्तक मान लीजिए पुस्तक ही है, तो इस पुस्तक में आखिर लिखा कौन? कि चंद्रगुप्त मौर्य
को यानी कि सेड्रोकोटस कहते हैं। आखिर कोई तो लिखा होगा। तो लिखने वाला व्यक्ति का नाम था जस्टिन। ये यूनानी व्यक्ति थे। कौन? जस्टिन। जस्टिन। और दूसरा नाम क्या था? प्लूटार्क। दूसरा का नाम क्या था? प्लूटार्क। ये अपने यानी कि यूनानी साहित्य में दोनों लिख चुके थे। लिखे कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य सेड्रोकोटस का है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेड्रोकोटस। तो कई वर्ष बीत गए, तो जो यूनानी साहित्य में था ये लोग तो लिख के चले गए, यानी मर गए। तो कई बार समस्या हो गया जब यूनानी साहित्य को पलटा गया, इतिहास सब हमारा लिखाने लगा, भारतीय इतिहास। तो इतिहास लिखाने लगे क्रम में लोग यूनानी साहित्य को लोग पढ़ा तो लगा कि अरे इस भारत के बारे में कह रहा है कि सेड्रोकोटस में एक व्यक्ति था जिसका नाम सेड्रोकोटस था। सेड्रोकोटस यानी कि है कौन सेड्रोकोटस? तो इसी को एक अंग्रेज यानी ब्रिटिश इतिहासकार थे, इतिहासकार विलियम्स जोन्स। कौन थे? विलियम्स जोन। ये अंग्रेज थे। विलियम्स अंग्रेज इतिहासकार थे। कौन? विलियम जोन्स। इन्हीं ने पता लगाया कि इन्हीं ने पहचान दिया कि जो ये इस यूनानी लोग कह रहा है कि सेड्रोकोटस, सेड्रोकोटस कोई है नहीं भैया। इस सेड्रोकोटस कौन है? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। यानी कि तीन चार प्रश्न यहां से बन गया कि पहला कि हिंदू साहित्य के यानी हिंदी बौद्ध आपका देख लीजिए ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को क्षत्रिय कहा गया। और यूनानी साहित्य में क्या कहा गया? सेड्रोकोटस। यानी सेड्रोकोटस किसने कहा? तो यूनानी व्यक्ति का नाम क्या है? जस्टिन और प्लूटार्क। फिर इसको पहचान कौन किया कि ये जो यूनानी साहित्य में लिखा गया है कि ये जो सेड्रोकोटस है कौन व्यक्ति है, यानी भारत के कौन व्यक्ति का नाम है सेड्रोकोटस? तो पहचान कौन किया? तो ब्रिटिश यानी अंग्रेज इतिहासकार, उनका नाम क्या था? विलियम्स जॉन। यह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बना। पिछले क्लास में आपको बता चुके थे, लेकिन आज हम लोग फिर पुनः एक बार हम लोग समझेंगे। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य आखिर राजा कैसे बना, उसी पर एक पुस्तक रचना किया। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। क्या है मुद्रा राक्षस भैया? तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है। जैसे अगर आप छोटे यानी जब आप 6, 7 या किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके स्कूल में यानी कॉलेज में प्रोग्राम होता होगा नाटक, यानी किसी भी फंक्शन में आपका जैसे 26 जनवरी देख लीजिए, आपका गणतंत्र या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या गांधी जयंती यानी किसी भी प्रोग्राम में नाटक होता था। तो नाटक में दर्शाया जाता कि इस तरह का समाज था। तो यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि राजा यानी कैसे बना, चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा बना है पहले राजा नहीं था भैया। आपको जब इसका कहानी अभी आपको सुनाएंगे तो कहानी अगर ध्यान से सुनिएगा तो पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई राजा वजा नहीं था, ये आम गरीब लड़का था। गरीब व्यक्ति से चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बना। तो अगर कोई व्यक्ति नीचे से अगर ऊपर चढ़ता है तो उसी को इतिहास लिखाता है ना। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि राजा है और राजा बन गया तो क्या उसको इतिहास लिखाएगा? राजा यानी नीचे से कोई ऊपर चढ़ रहा है। जैसे अगर आप ही लोग चाहे हम ही लोग अगर एसडीएम बन जाएंगे तो हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं और मध्यम वर्ग से अगर अच्छे पढ़ के है ना अगर एसडीएम बन जाते हैं तो क्या हमारा नाम इतिहास में आएगा? है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चा जैसे मोदी जी ही देख लीजिए, यानी मोदी जी का तो बच्चा है नहीं। जैसे मान लीजिए कि अमित शाह का बच्चा है, अगर अमित शाह का बच्चा अभी बीसीआईसी है ना जो क्रिकेट के अभी अध्यक्ष बना हुआ तो क्या सचिव बना हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या उसको कोई इतिहास में नाम आएगा? नहीं। वो बड़ा घर से है तो बड़ा घर से बड़ा पद मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही सी पद पर अगर कोई व्यक्ति 0 लेवल से यानी गरीब या मध्यम वर्ग से अगर जाकर वहां पहुंचता तो उस व्यक्ति को इतिहास लिखाता। जैसे मोदी जी के देख लीजिए, मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, पहले क्या करते थे? चाय बेचते थे। चाय बेचने वाला व्यक्ति सोचे प्रधानमंत्री बन जाता है तो इतिहास लिखाया। तो ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा वजा नहीं था, यानी कोई बड़ा घर से संबंधित नहीं था। ये आम पब्लिक मतलब मध्यम वर्ग से था, गरीब था, है ना। तो ये राजा कैसे बना इसी पर एक किताब लिखा गया है और ये किताब नाटक के रूप में। और इस पुस्तक का नाम क्या है? आप मुद्रा राक्षस। इसका रचना कौन किया है? तो विशाखा दत्त। इसका रचना कौन किया है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। ध्यान रखिए विशाखा दत्त। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक की कहानी, यानी नाटक में क्या क्या प्रसंग दी गई, यानी नाटक में क्या उल्लेख किया गया है। तो चलिए अब ध्यान लाकर आप सुनिए कि इस कहानी को कि आखिर मुद्रा राक्षस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया है, यानी क्या क्या कहा गया है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे क्लास की ओर ले चलते हैं कि आपको पता होगा
कि जब सिकंदर कहाँ का राजा था तो यूनान के मकदूनिया का शासक था। ये इसने सोचा, इसने प्रण लिया कि यानी कि विश्व विजेता के रूप में अपने को देखने के लिए चल दिया कहाँ, लोगों ने अलग अलग देशों को जीतने के लिए चल दिया, यानी यूनान से चल दिया कहाँ है ना, यानी चल दिया अपने देश को, यानी कि दूसरे देश को जीतने, यानी विश्व विजेता बनने का सपना देखकर चल दिया दूसरे देश को जीतने। और इसके दो कंसेप्ट थे। कौन? पहला कंसेप्ट देखो, हम लोग एक नक्शा बना देते हैं साथ में। देखो, देखिए पहले तो ये हमारा ये भारत है, इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका कौन है? अफगानिस्तान है, ध्यान में रखिएगा। और ये आपका कौन है? नेपाल है। और इधर किधर? इधर कौन है? बांग्लादेश। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सिकंदर कहाँ, यानी सिकंदर मकदूनिया का शासक था, किसके लिए आया? तो विश्व विजेता का सपना देखने के लिए लोगों को इधर से आया अपना, है ना, अपने क्षेत्र इधर से आने लगा। यानी विश्व विजेता के जो इतने जितने भी देश मिला, ईरान मिला, अफगानिस्तान मिला, पाकिस्तान मिला, सब कुछ जितने गया। इसका दो कंसेप्ट था। यानी इसका कहना था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज तुम शासन करो, केवल हमारा, चूंकि हम इसको पूरा जीतना था नहीं, इसको एक सपना था कि हम विश्व विजेता बने, लोग हमको जाने कि सिकंदर एक विश्व विजेता है, पूरे विश्व को जीतने वाला व्यक्ति कौन एक है, तो सिकंदर एकमात्र है। तो इसीलिए इसने विश्व विजेता की चाहत से चल दिया कहा, पूर्वी देशों के इधर की ओर जीतने चल दिया। तो ईरान जीत लिया। इसका दो कंसेप्ट था। पहला कंसेप्ट कि अगर तुम मान लीजिए कि आप राजा हैं और मैं यानी सिकंदर हूं, तो अगर आप, इसका दो कंसेप्ट था। पहला कंसेप्ट समझिएगा, इसका कहना था कि अगर आप चाहते हो कि जो तुम्हारा जो क्षेत्र है सही सलामत रहे तुम्हारे कंट्रोल में, तो तुम्हारा हमारा अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा। तुम ये मान लो कि हम हमारे अधीन में हो जाओ, तुम्हारा जो भी क्षेत्र है तुमको लौटा दें, कोई उसमें कोई कटौती नहीं होगा, केवल हमारा जो टैक्स है वो हमको देते रहना। और दूसरा ये है, अगर तुम चाहता है कि नहीं हम तुमको फरियाएंगे, लड़ेंगे, तो आकर टकरा जाओ। ये दो कंसेप्ट, पहला अधीनता स्वीकार करो हमारा, या फिर हमसे फरिया लो। तो बहुत से राजा ने, चूंकि ये विश्व विजेता इधर से जितना क्षेत्र था जीत चुका था, और साथ ही बड़ा साम्राज्य का विस्तार कर चुका था, कौन? सिकंदर। तो इसीलिए बहुत से जो डरपोकवा राजा था अधीनता स्वीकार कर लिया। भाई देखा कि चलो मरने से अच्छा तो है कि अधीनता स्वीकार कर लो, भले टैक्स देना पड़ेगा देंगे, टैक्स देना पड़ेगा देंगे, लेकिन हमको हमारा जीवन तो रहेगा, हमारा क्षेत्र है, हमारा बीवी बच्चा तो जिएंगे। इसी को ध्यान रखते हुए बहुत से अधिकांश राजा ने इस सिकंदर को अधीनता स्वीकार कर लिया। और इसी पाकिस्तान का है ना, एक गंधार के राजा थे, तो इधर अफगानिस्तान का भी क्षेत्र जीत लिया, ईरान का भी क्षेत्र जीत लिया। बहुत से आपको पता है कि बहुत सारा इतना था, अधीनता स्वीकार किया। तो एक है ना, एक गंधार का राजा, पाकिस्तान के गंधार के राजा थे, कौन है ना, कौन? आमभी राजा कौन थे? आमभी। ये भी कहा कि नहीं भैया हम मरने से अच्छा है कि हम इसको अधीनता ही स्वीकार कर लेंगे, भले हम इसको पैर धोवे कहेगा, जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है, लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं। कौन? ये गंधार का राजा आमभी ने स्वीकार किया। क्या? तो सिकंदर का भी अधीनता स्वीकार किया, कौन? आमभी ने। और इसी आमभी ने इनका एक यहाँ देखिएगा, यानी तक्षशिला में एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी काफी उसमें प्रचलित था, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक थे, कौन? चाणक्य। ये ध्यान रखिएगा, एक चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे, यानी ब्राह्मण थे। ये कहा, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड थे। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये भी जो देखिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो गांधी ने किसका अधीनता स्वीकार कर लिया? तो सिकंदर का। और तो जब सिकंदर अफगानिस्तान जीत लिया, ईरान जीत लिया, इधर से ईरान जीत रहा, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी जीत लिया, पूरा पाकिस्तान, तब सोचा कि चलो भारत पर आक्रमण कर देते हैं, इस एरिया भारत पर। इधर देखिए, इधर हिमालय के क्षेत्र में राजा उस समय कौन थे? तो आपका पोरस। इधर के राजा कौन थे? पोरस। और इधर के राजा कौन थे? आपका धनानंद। तो देखिएगा, जब सिकंदर किसको जीत लिया? ये अफगानिस्तान के क्षेत्र को जीत लिया, पाकिस्तान को जीत लिया, तब सोचा कि अब भारत पर आक्रमण कर देते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? पोरस पर, ऊपरी यानी कि उत्तरी प्रांत पर किया, इधर कर किया, मतलब कश्मीर के क्षेत्र में किया। तो चूंकि तो सिकंदर तो विश्व विजेता के रूप में आया था, चूंकि इसका बड़ा साम्राज्य था,
तो ये पोरस तो युद्ध हुआ किसके, झेलम नदी के किनारे हाई स्पीड का युद्ध हुआ। हाई स्पीड का कहने का नदियों के यानी जल के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो है ना, उसी को हम लोग हाई स्पीड का युद्ध कहते हैं। तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि पोरस छोटा साम्राज्य का राजा था तो पोरस को तो हारना तय था। लेकिन पोरस ये सोचा कि हम अगर आज हम अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जो प्रजा के बीच रिलेशन है, जो प्रजा हमको सोच रहा है कि हमारा राजा एक बहुत बड़ा राजा है, भले ही छोटे क्षेत्र का राजा है लेकिन हमारा राजा है जो अपने आप में शक्तिशाली है। तो इसलिए सोचा कि अगर मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम सिकंदर का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी के चलते झेलम नदी के तट पर किसको, सिकंदर कहाँ आक्रमण कर दिया, पोरस और इधर के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। तो पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस छोटा साम्राज्य है पोरस का तो हारेगा ही हारेगा। तो पोरस की हार हुई, लेकिन इसके प्रसन्नता से कौन, सिकंदर पोरस की प्रसन्नता को देखते हुए इसको साम्राज्य को लौटा दिया, ये कहकर तुमसे काफी हम प्रभावित हुए, तुम इस क्षेत्र का यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का पहला राजा यानी शासक है जो हमारा अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तुम अपने प्राण को मरने मिटने के लिए तैयार हो गया अपनी प्रजा को देखने के लिए, है ना। तो ये कौन है, सिकंदर ने इसके साम्राज्य को, पोरस के साम्राज्य को पुनः लौटा दिया, ये कहकर तुम्हारी प्रसन्नता से हम प्रभावित हुए और जो तुम्हारा साम्राज्य है तुम लौटा दो, है ना, ध्यान में रखकर। तो जब पोरस कहाँ से यानी सिकंदर किसको जीत लिया, इधर को भी जीत लिया, तो चूंकि इधर का सब पूरा सेक्शन जीत लिया तो सिकंदर यानी सिकंदर अब सोचा कि भारत पर आक्रमण कर देते हैं। और भारत पर इसमें शासन कौन करा था, तो मगध का शासक कौन था, आपका धनानंद, है ना, ध्यान रखिएगा। ये आपका किस वंश से था, तो नंद वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो महापद्म नंद, ध्यान रखिएगा। और अंतिम शासक कौन है, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। तो इधर देखिए धनानंद आक्रमण कर दिया। देखिए धनानंद के बारे में कहा जाता है कि जो ये मुद्रा राक्षक पुस्तक देख रहे हैं इसी में उल्लेख है, जो धनानंद है काफी क्रूर राजा था। क्रूर कहने का सेंस अपने प्रजा पर लगभग 64 प्रकार के कर को लगा चुका था। इस 64 प्रकार के क्या हुआ था, मान लीजिए कि हम धनानंद के समय हम लोग एक पब्लिक है, तो पब्लिक ये है, तो जैसे हम अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो धान से उपज जो होगा उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, किसको, धनानंद को। अगर आप आलू को बो रहे हैं तो आलू पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं, यानी प्रजा जो भी काम करे उस पर टैक्स देना पड़ता था, किसको, तो धनानंद को। ये काफी क्रूर राजा था ये धनानंद। क्या था, लगभग 64 प्रकार के अपने प्रजा पर क्या लगा चुका था, टैक्स यानी कर को लगा चुका था। तो बताइए अगर अपने क्षेत्र का कोई राजा अपने प्रजा पर टैक्स बहुत यानी कि जो भी काम करे उस पर टैक्स लगा दे तो क्या यहाँ का राजा यानी प्रजा खुश रहेगा, नहीं। अरे भैया आप देख लीजिए, अगर मोदी जी हैं, अगर हम लोग सभी पर टैक्स लगा दें, गरीब और अमीर सभी पर टैक्स लगा दें, तो क्या मोदी जी दोबारा सत्ता से लौट के आएंगे, आपको क्या लगता है, आएंगे, नहीं। तो ये तो लोकतंत्र है, इस समय लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र में क्या होगा, अगर कोई ज्यादा लगा देगा तो 5 साल के बाद हटा देंगे। लेकिन ये लोकतंत्र थोड़ी है, राजतंत्र है। राजा जो कहेगा उसको करना ही पड़ेगा, चाहे तो अगर ज्यादा बोलेगा तो फांसी दिलवा देगा, मार देगा। तो उससे अच्छा है कि है ना, जो मांगा उसको देना पड़ता, लोग देते भी थे। तो धनानंद कितने लगभग 64 प्रकार के कर लगा चुका था। तो जो सिकंदर ने सोचा कि धनानंद की साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। तो इस आक्रमण कब किया, भारत पर आक्रमण कब किया, 326 ईस्वी पूर्व। देखिए कई बच्चा होगा ध्यान में इसको भुला ही जाता है। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया, तो देखिए याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं आपको। 3 दूनी 6, कुछ है, कुछ नहीं है। 3 दूनी अपने आप कह रहा, 3 दूनी 6 होता है, यानी 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो मगध का शासक कौन था, तो आपका धनानंद था। तो ध्यान में रखिएगा, तो जब आक्रमण करने जैसी शुरू किया आक्रमण सिकंदर, तो इसके सेनापति चूंकि पहले ही जो एक छोटा सा राजा है, कौन, पोरस सिकंदर को हालत खराब, भले सिकंदर जीत गया लेकिन इसका हालत खराब कर दिया पोरस। जो छोटा राजा है, एक छोटा क्षेत्र का, सिकंदर तो पूरा क्षेत्र का राजा है। तो सिकंदर के सेना जो है, जो लड़ाई यानी आक्रमण करने से पहले यानी बॉर्डर पर यहाँ के लोगों से पूछ रहा है कि का गते गते मतलब चुप धीरे धीरे पूछ रहा है सिकंदर के धनानंद के आदमी से यानी कि प्रजा से कि सिकंदर कैसा राजा है, पुरुष के जैसा है कि पुरुष से कमजोर है कि पुरुष से और शक्तिशाली है। तो यहाँ के धनानंद के जो प्रजा का भैया ये पुरुष से नहीं है, ये पुरुष का बाप है। कहा क्या, कहा वो बाप, तो कहा कि तो छोटा मोटा राजा है, तुमको हिला दिया, इतना बड़ा तू सिकंदर का साम्राज्य को हिला दिया, कौन, छोटा सा एक भारत का पोरस। हम लोग सभी को गर्व है इस पोरस पर कि सिकंदर को अधीनता का स्वीकार नहीं किया। बाकी आंभी को तो क्या कहेंगे हम लोग, ये निर्लज व्यक्ति था, ध्यान में रखिएगा। तो काहे हो रहा भाई, सही से रहा,
तो ध्यान में रखिएगा। तो सिकंदर के सेनापति सैनिक किसके बात कर रहा है? धनानंद के प्रजा से। तो धनानंद के प्रजा कहा कि तो इसको पुरुष का भी बाप निकला, बाप का बाप भी निकला, इतना शक्तिशाली राजा है कि इसको तुम आएगा भी तो मारेगा का, तुम मरा के चल जाएगा। तो पहले इसको जो सिकंदर का सेनापति था यानी सैनिक था, जो पूरा से हड़कल था कि छोटा सा राजा हमको इतना हड़का दिया, यानी मार के बहुत से लोगों को घायल कर दिया, ये तो बड़ा राजा है, इसको उससे टकराएंगे तो लपेट देगा हमको, हम पुनः अपने देश को वापस नहीं लौट पाएंगे। तो इसको जो यही ब्यास नदी पर, यानी ब्यास नदी आपको पता होगा, और इसी ब्यास नदी पर कौन पूरा सिकंदर की सेना ने पार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। कहा कि भैया हम मर जाएंगे, हमको मार दीजिए चाहे जे कर दीजिए, लेकिन हम सिकंदर यानी कि धनानंद से हम आक्रमण नहीं करेंगे, धनानंद को हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से लौट गया। इसी क्रम में बताएंगे आपको कि 300 आक्रमण सिकंदर का क्या 326 ईस्वी पूर्व, और 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 323 में। ध्यान रखिएगा 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे जो सिकंदर इतना जो क्षेत्र जितना सब जीता था, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो क्षेत्र जो जीता, इस पर किसका अधिकार हुआ? तो इसका सेनापति, जो मतलब एक सेनापति तो होगा नहीं, जितने भी सेनापति था अपने अपने छोटे बांट लिया कि तुम यहाँ का शासक राजा बनो, हम यहाँ का राजा बनेंगे। और इसी क्षेत्र का राजा कौन बना? इस क्षेत्र का राजा बना सेल्यूकस। इसके बारे में हम जान भी रहे होंगे, निकेटर। इस पूरा क्षेत्र का ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र का राजा कौन बना? निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर का मृत्यु हो गया तो बताइए, अगर सिकंदर इसकी सेना यानी कि धनानंद की सेना को पार करने से मना कर दिया, यानी कि ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो ध्यान रखिएगा, तो मना कर दिया। तो यहाँ तक तो सिकंदर धनानंद तो और खुश हो गया। इस प्रजा यहाँ का चाह रहा था कि धनानंद चूंकि 64 प्रकार कर लगा दिया था, जनता का जीने हराम कर दिया था, जनता खाली जी रहा था खून पसीना लगाकर। तो यहाँ का जो धनानंद का प्रजा यानी मगध का जो प्रजा था, ये सोच रहा था कि कब धनानंद को कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मार कर चला जाए, यानी मारे इसको, तो जिससे हम लोग को सुख शांति से जीवन को जी सके। प्रजा भी चाह रहा था धनानंद की कैसे मर जाए, यानी किसी तरह से अपने यानी कि मगध का राजा हट जाए। तो पहली तो प्रजा भी सोचा कि अगर सिकंदर मार के हरा देगा तो कुछ राहत के सांस लेंगे, लेकिन सिकंदर का सेना क्या ब्यास नदी को पार कर सका? नहीं। तो इस धनानंद और खुश हो गया। जो व्यक्ति 20 में विजेता बनने चला था, वो व्यक्ति धनानंद को अगर टकराने से पहले ही अगर भाग जाए, लौट जाए, तो क्या राजा खुश होगा? तो राजा खुश हो गया और भोज का कहा पूरा अपने क्षेत्र में, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जितने भी क्षेत्र आसपास के थे, सभी में भोज का संदेश भेजवाया। जितने भी ब्राह्मण थे या विद्वान थे, सभी को न्योता दिया है कि हम भोज का आयोजन करवाने की खुशी। इसी के खुशी में पटना में कौन कर रहा है? पाटलिपुत्र में धनानंद क्या कर रहा है? भोज का आयोजन किया। और भोज का आयोजन किया तो जितने बड़े बड़े ब्राह्मण थे, विद्वान थे, सभी को न्योता दिया। छोटे छोटे राजा का भी न्योता दिया कि आइए हम भोज का आयोजन किए। तो इन न्योता कौन दिया? धनानंद को न्योता भिजवाए। किसको? चनक। और चनक देखिए, चनक भी चाह रहा था, चूंकि चनक जब किसके क्षेत्र में आता था? तो आंधी के क्षेत्र में आता था। एक गंधार तो तक्षशिला राजधानी थी, तो इसी के संपर्क में आने से चनक भी किसके सपोर्ट में था? यानी आंधी के सपोर्ट में। और आंधी किसके सपोर्ट में चला गया? सिकंदर, क्योंकि इसका अधीनता स्वीकार कर लिया। तो चनक किसके मूल रूप से अगर देखिएगा तो चनक भी सिकंदर का ही सपोर्टर था। क्यों? क्योंकि ये किसके यानी क्षेत्र में आता था, यानी सिकंदर चनक चाहता था कि धनानंद को मार कर हरा दे, जिससे यहाँ की जो प्रजा है वो खुशहाली का जीवन जी सके। आपको यानी आप सोचिएगा कि चनक किसको सपोर्टर था, मूल रूप से देखिएगा तो ये आपका सिकंदर का ही था। तो धनानंद ने किसको संदेश भेजवाया? चनक को, और बहुत से मतलब विद्वान और ब्राह्मण को भेजवाया कि भोज का आयोजन कर रहे हैं, आइए हमारे यहाँ। तो चनक भी सोचा कि चलो धनानंद बुला ही रहा है तो क्या दिक्कत है, भले हम विरोध करते हैं लेकिन चलो बुला रहा है तो चले जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ भोज पर आयोजन जब लोग बैठ गए, न्योता का सक जब पंगत में बैठ गए, तो धनानंद आके चनक को उठा दिया टीक धर के। अरे ये कहाँ है, तुमको कौन बुलाया है? जबकि बुलाया था, न्योता दिलाया था तभी आया था, चूंकि ब्राह्मण है, बिना न्योता का तो आएगा नहीं। तो धनानंद न्योता दिया था, फिर भी टीक धर के उठा दिया। किसको? जब खाना स्टार्ट होने से हो ही रहा था तभी उठा दिया। भरले समाज में, पूरा समाज के बीच इसको चनक को उठवा दिया। कौन? टीक धर के? धनानंद। तो बताइए इसको कितना बड़ा शिकायत होगा।
कितना बड़ा लज्जा की बात है कि अगर कोई राजा इतने बड़े विद्वान है ब्राह्मण है, अगर इसको अगर भरे समाज में अगर कोई तीर धर कर व्यक्ति उठा देगा तो क्या उसका इज्जत बचेगा? नहीं। तो चाणक्य क्या किया, चाणक्य उसी दिन प्रतिज्ञा ले लिया कि हम जब तक टीक, अगर चाणक्य को अगर नहीं देखोगे तो गूगल से आप सर्च करके देखिए, चाणक्य अभी भी टीक यानी उनका फोटो होगा जो चोटी रहेगा। तो चाणक्य ने उसी दिन प्रतिज्ञा लिया कि अपने चोटी को खोलकर प्रतिज्ञा लिया कि जब तक धनानंद को इसके गद्दी से नहीं उतार देंगे तब तक हम अपना चोटी को नहीं बांधेंगे। और इसी क्रम में चल दिया कहा, तो चूंकि चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले लिया भाई, तो प्रतिज्ञा ले धनानंद को कोई मार नहीं सकता, नहीं कोई हटा सकता। तो चाणक्य ने सोचा कि प्रतिज्ञा तो ले लिए हैं तो इसका पूरा कैसे करेंगे। तो इसी क्रम में चल दिया कहा, तो घूमने चल दिया जंगल में, खोज मतलब घूमने चल दिया कि अगर सोचने चल दिया कि जंगल में जाएंगे तो आत्म चिंतन करेंगे तो क्या कुछ ज्ञान मिलेगा जिससे हम चाणक्य अगर कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर चाणक्य को धनानंद को किसी प्रकार से हटा दें। तो इसी क्रम में जंगल में चल दिया कौन, चाणक्य। और जाने क्रम में एक देखा कि एक आपका बीच में देखे एक लोग है यानी कि सैनिक, चोर और सैनिक का खेल खेल रहा है। यानी बच्चा जंगल में देखा कि कुछ बच्चा है जो चोर और सैनिक का खेल खेल रहा है, और जो खेल इस तरह से खेल रहा है, जो सैनिक है इस तरह से राइफल टांगे हुए, इस तरह लकड़ी से, उस समय राइफल तो था नहीं, तो उस समय राइफल लकड़ी टांगे हुए, तलवार इधर टांगे हुए, मतलब लोग टांगे हुए। लेकिन कुछ दूर और आगे बढ़ा कौन, चाणक्य। तो देखा कि एक जगह और बच्चा खेल रहा, खेल बहुत से बच्चे, वो खेल यहाँ खेल कौन खेल रहा था, तो सैनिक और चोर का खेल रहा था, यानी कि सैनिक और चोर का। लेकिन वो अगले कुछ देर आगे बढ़ा, यानी कुछ दूरी पर बढ़ा, तो यहाँ एक व्यक्ति यानी कि बच्चा बहुत से बच्चा खेल रहा था राजा और प्रजा का खेल। राजा प्रजा का क्या खेल रहा था, राजा और प्रजा का। राजा का प्रजा क्या खेल है, तो जो राजा का रोल निभा रहा था, वो व्यक्ति लड़का था जो इस तरह से मतलब अपने आप को राजा का जो धर्म होता है वो इस तरह से संभाल रहा था, जो चाणक्य को काफी प्रभावित हुआ। लगा कि इतना सा छोटा सा राजा, इतना छोटा सा मतलब 10 से 12 या 15 साल का राजा है, जो देखिए क्या कर रहा, प्रजा यानी कि राजा का रोल निभा रहा, और इतना मतलब अपने दायित्व को निर्वहन कर रहा। राजा का जो पद होता है कि किस तरह से व्यवस्था को लागू करें, किस तरह से लागू करें, मतलब चाणक्य को प्रभावित हुआ लड़का। और प्रभावित होने के क्रम में चाणक्य चल दिया इसको लड़का खोजे, पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बाबू। तो जो लड़का था जो राजा बना था, तो कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य, कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठहरो, तो चल दिया कहा, लगा कि लड़का अगर इस चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि अगर इस लड़का को हम थोड़ा बहुत अगर ज्ञान देंगे तो लड़का राजा बनने लायक बन सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य चल दिया चाणक्य चल दिया किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के पास। तो कि हमको इस बच्चा को आप दान दे दीजिए, हम इसको शिक्षा देंगे। तो देखिए इस समय क्या था कि मौर्य काल पढ़ रहे हैं, महाजनपद काल। तो इस समय अगर कोई ऋषि या ब्राह्मण या विद्वान अगर किसी लड़का को उनके पिता से हाथ मांगते थे तो तुरंत दे देते, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चा होते थे, एक व्यक्ति नहीं था। उनका कई चंद्रगुप्त मौर्य का कई भाई था, तो लगा कि इनको लगा चलो कम से कम एक पढ़ भी लेगा तो हमारा समाज का कल्याण होगा, यानी हमारे परिवार का कल्याण होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता किसको भेज दिया, चाणक्य के पास भेज दिया कि जाए इसको पढ़ा के अब जो भी बनाना बना दीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को लेके चल दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य का अपने आश्रम, कहा तक्षशिला, चूंकि तक्षशिला केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट का इनको हेड दिया गया था। तो चूंकि अब लगा कि कुछ दिन पढ़ाने के बाद जब इसको किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ दिन पढ़ाने के बाद चाणक्य को लगा कि लगता है कि राजा बनने लायक बन सकता है। तो इसी तब उसने क्या किया, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जो प्रॉफिट यानी आय आता था उससे सैनिक तैयार करने लगा, जो कि मार करेगा। ज्यादा पड़ गई, सॉरी। तो चाणक्य क्या कि आप सैनिक तैयार करें, जो पैसा इनकम आ रहा था किससे, तो उस ये आपका जो भी पैसा इनसे आ रहा था आपका यूनिवर्सिटी से आए, उस पर पैसा खर्च करके क्या किया, सैनिक तैयार कर ले गए। लेकिन और जो मगध का जितना भी प्रजा था इसको कहा कि देखो अगर तुम चाहते हो कि धन से मुक्ति, तुम हमारे क्षेत्र में हमारे सैनिक के रूप में शामिल हो, है ना, तुमको उचित इनाम भी पैसा भी वेतन भी देंगे। तो बहुत से लोगों ने वेतन पर भी जाकर सैनिक में यानी कि चाणक्य के सैनिक में शामिल हुआ। और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ब्राह्मण हमको केवल आप इसको धनानंद को मारना है, हम आपको फ्रीओ में खटाएंगे तो हम खटने के लिए तैयार हैं। तो बहुत से यानी कि अब चाणक्य ने क्या क्या सैनिक तैयार करने लगा। तो सैनिक जब इसको तैयार होकर परिपक्व हो गया तो इसको चाणक्य को लगा चलो आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण कर दिया। राजा कौन रहेगा, तो जो दिमाग लगाने वाला है जो विद्वान हो कौन है, चाणक्य। और राजा कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मान लिया कि हम ये राजा है। और जो इसको
इसी के जो भी सेनापति सैनिक होंगे इसी के कंट्रोल में चलेंगे, और ये राजा है किसके कंट्रोल में चलेगा, हम जो कहेंगे वो इसके चलेगा। तो चल दिया सैनिक यानी आक्रमण करने कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, धनानंद के पास कहाँ, इधर से आपका यहाँ से चल दिया कहाँ आक्रमण करने। तो आकर पहले जैसे ही पहला आक्रमण कर गया तो चूंकि उतना साम्राज्य के विस्तार नहीं था, कौन, इस धनानंद को विस्तार, यानी कि धनानंद का जो सैनिक था बहुत ही परिपक्व था, तो धनानंद ने सैनिक इसको मार के भगवा दिया। कब, मतलब इस तरह से मार के भगा दिया कि लोग जंगल मार किसी तरह जान बचाकर चनक और कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जान बढ़ा कर जंगल में भागा। एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार आक्रमण किया। तो यहाँ के जो प्रजा सैनिक रूप में शामिल है तो लगा, अब इसको लगा, दिल टूट गया कि लगता है कि अब धनानंद को कोई नहीं मार सकता, कोई गद्दी से हटा नहीं सकता। तो ये चनक भी काफी टेंशन में आ गया, है ना, तनाव में कोई भी आ सकता है। 3-4 बार आक्रमण करने के बाद भी इस धनानंद के सैनिक सब मार के इसको जंगल में भगा दिया, है ना। तो चनक को एक बार क्या हुआ कि जंगल में एक बार घूम रहा था, जंगल में सोचा कि एक बार, है ना, घूमने चला गया, चिंतन मंथन की अब को क्या करें, अब तो सैनिक भी हम लोग सब बना लिए हैं, राजा भी मान लिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या करेंगे। और दूसरी बात, प्रतिज्ञा ले ली है कि अब ठीक है, हमारा जो चोटी है जब तक बांधेगा नहीं, जब तक धनानंद को गद्दी से हटाएंगे नहीं, तो लगता है कि हमारा जो चोटी है खुले ही रहेगा, नहीं टीक खुले रहेगा। तो एक बार जंगल में देखा कि कुछ दूरी पर एक रोशनी जल रहा है, यानी प्रकाश जल रहा है। तो भीड़ जाकर देखा कि एक झोपड़ी में रोशनी जल रहा है, दिया जल रहा था, उसमें दिया ही था। तो देखा कि उस झोपड़ी में बहुत से बच्चे हैं, 4-5 बच्चे थे और बैठकर यानी खाने के इंतजार कर रहे थे। तो माँ ने उधर से खीर, उस दिन माँ ने क्या बनाई थी, उसकी माँ, जो बच्चे का माँ था उसकी माँ ने बनाई थी खिचड़ी, और माँ ने सभी की खिचड़ी को परोस दिया। तो एक बच्चा डायरेक्ट बीच से उठाया, थाली में से क्या उठाया, खिचड़ी को, और मुंह में मार लिया। तो बताइए, उसका गर्म खीर है तो हाथ में उठाइएगा तो जरेगा ही। तो बच्चा खूब से चिल्लाने लगा, के करने लगा। तो उसको माँ ने बोली जवाब दी, और उधर से झाँक कर कौन देख रहा था, झोपड़ी को में से, जैसे देखिए झोपड़ी में कहीं आप देखोगे छोटा सा छिद्र रहता है, उसी में से झाँक कर कौन देख रहा था, पीछे से चनक। तो उधर से उसकी माँ बोली कि जब उसका बच्चा रोने लगा तो चिल्लाने लगा हाथ जरने से, तो बोली कि तुम भी का चनक क्यों हो रहा है, एक तो चनक पगला बढ़ा है कि जब न तब धनानंद के बीच से आक्रमण करता, मार पिटा कर लौट भाग जाता है, वैसा ही तुम कर रहे हो। अरे तुम जान रहे हो कि बीच में हाथ डालेंगे तो जरेगा ही, तुम किनारे किनारे इस तरह से खाते चले जाओ तो जरेगा भी नहीं, या तुमको खाने का आनंद भी आएगा। तो दिमाग ये चनक कहा कह रहे, हम क्या करे हैं, हम तो कुछ करे ही नहीं, तो फिर भी इसके माँ हमको एग्जाम्पल लेकर बता रही है। तो दिमाग इसको खुला चनक को कि वो, अगर हम इसके साम्राज्य को अगर धीरे धीरे इस तरह से धीरे धीरे अगर जीतते जाएंगे तो हम पूरा जीत सकते हैं, लेकिन अगर एक बार सोच रहे हैं कि इसके राजधानी पर आक्रमण करके जीत जाए तो नहीं जीत सके। तो चनक को दिमाग खुला क्या कि अब हम लोग अब इसके जो अब जब भी आक्रमण करेंगे तो अब इसके छोटे छोटे क्षेत्र को जीतने का प्रयास करेंगे। तो इसी जीतने में क्रम में चला गया कहाँ धनानंद ने। अब इनके एक हिमालय का इसमें राजा कौन थे, प्रवर्तक। हिमालय का राजा कौन है, प्रवर्तक। अब राजा हिमालय क्षेत्र का राजा प्रवर्तक है। तो प्रवर्तक की सहायता से चले गए, अब फिर आक्रमण किया। तो एक बार पूरा इधर के क्षेत्र को जीत लिया, छोटा सा क्षेत्र धनानंद को जीत लिया, कौन, चनक। तो इस धनानंद को लगा अरे छोटे ने जीता है, कहा इतना बड़ा राजा है, तनिक थोड़ा, अरे जैसे देख लीजिए किसी के पास बहुत सी जमीन है, अगर थोड़ा सा अगर सरकार के अंडर में चल जाता तो देखता कि जाए तो न, का हुआ थोड़े सा जमीन न गया। तो इसी प्रकार कौन कहा, धनानंद सोचा कि छोटा सा न जीता, चलो कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते चल गया। और एक समय ऐसा है कि धनानंद का एक सेनापति था जिसका नाम था क्या, सकटार। चूंकि ये भी धनानंद से काफी दुखी था, क्योंकि अगर जिसके यहाँ प्रजा ना खुश है तो उसके यहाँ जो सैनिक है, जो तो देखिए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से, तो हिमालय के राजा प्रवर्तक और धनानंद के सेनापति था जो हरामी निकला, यानी अपने राजा के धनानंद को ही सोचा, चूंकि धनानंद क्रूर राजा था। तो जो इसका सेनापति था जो नालायक निकला, और क्या किया, जो किसका सहायता दे दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला सहायक किसको लिया, तो हिमालय के राजा प्रवर्तकार, फिर धनानंद के सेनापति सटकार, अगर और साथ ही चनक की सहायता से किसको, धनानंद को हत्या कर दिया, और हत्या कर मगध पर किसका, कौन वंश का स्थापना किया,
तो मौर्य वंश का स्थापना किया। इसी को हम लोग मौर्य काल करते हैं। यहाँ से अब स्टार्ट आपका मौर्य काल स्टार्ट हो गया। तो ध्यान लिखिए, अब राजा कौन बनेगा, तो चूंकि मगध का राजा बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य, और मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा तो इसका जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो प्रधानमंत्री चनक बनेगा, है ना। और चनक के मूल नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी आपको मिलेगा, तो उसको हम आपको लिखवा देंगे। तो ये आपका जो भी आपको कहानी अभी सुनाए, तो हम आपको कहानी इसलिए सुनाए कि आपका जो हिस्ट्री में है आपका इंटरेस्ट जगे, अंदर से जगे कि हम इतिहास अच्छा स्कोरिंग पेपर है। बच्चा लोग डेट को ही जानकर ही भूल जाता है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है नहीं, है ना। ध्यान रखना है कि अगर हिस्ट्री को, इतिहास को अगर आप अच्छे से गहराइयों से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको हिस्ट्री एकदम सबसे आसान विषय लगेगा। तो इसीलिए हम आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको वह स्टोरी सुनाए। ऐसा नहीं हम आपको डायरेक्ट आते कि मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखा दत्त ने लिया, इसमें किसकी नाटक दी गई, इसका करके आपको 10 से 15 क्लास यानी 10 से 15 मिनट में आपको चंद्रगुप्त मौर्य का सेक्शन हमको कंप्लीट करते। लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं, अगर आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि सक्टकार कौन है भैया, ये पर्वताकार कौन है, चनक कौन है, इसको जानने के लिए आपको गहराइयों तक कूदना पड़ेगा। यानी आपको कुआं का अगर गहरा नापना है तो उसको अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर आपको जाकर हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो ये अभी जितना भी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा, तो किसका पढ़ा, तो आपका मुद्रा राक्षस का पढ़ा। आगे की मुद्रा राक्षस की कहानी आप आगे आपको भी बताते हैं। तो जब मगध का राजा कौन बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, तो चंद्रगुप्त जब मौर्य राजा बन गया, राजा किस क्षेत्र का बनेगा, तो बताइए। तो राजा इधर, तो आपका इधर का शासक कौन कर रहा है, तो सेलुकस निकेटर। और इधर जो देख रहे हैं, इधर जो बच रहा है पूरा सेक्शन, ये सेक्शन पर निचला का एरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब किसका राजा क्षेत्र में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चनक है जो प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य का, इसको डर सताने लगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है कहीं न कहीं अगर चूंकि अगर कुछ गलत काम करे तो प्रजा भलना या कोई लोग इसको जहर मिलाकर जहर खिला न दे। तो चूंकि तो इसी हमेशा डर सताने लगा किसको, चनक को। तो इसी डर सताने क्रम में चूंकि ये केमिस्ट्री का हेड था, यानी केमिस्ट्री का विषय इसका, है ना। तो इसने क्या किया कि एक उपाय सोचा कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों नहीं थोड़ा 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 कर हम जहर को भोजन में मिलाकर खिला दें। और एक समय ऐसा है कि उसके शरीर में अगर कोई बाहरी रूप से अगर एक जहर भी आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी ये जो प्रक्रिया के जो काम कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को जहर खिलाने का, थोड़ा सा पहला दिन जहर खिलाएंगे, थोड़ा सा नाम मंत्रा, फिर अगले दिन नाम मंत्रा देंगे। इस तरीके से मतलब कई वर्ष बाद तो उसको जब जहर का प्रकोप बढ़ जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो अगर कोई बाहरी रूप से अगर खाना में जहर मिलाएगा या फिर कोई जहर से का सुई यानी कि कुछ भी करे तो उसका कोई प्रभाव जहर से नहीं पड़ेगा। इसीलिए चनक ने क्या किया कि इसको जहर भोजन में जहर खिलाने का निर्णय लिया। और ये धनानंद को बताया है कि बिना, अगर धनानंद को बताया था तो क्या धनानंद जहर का खाता नहीं खाता, है ना। तो धनानंद चनक ने सोचा कि बिना बताए इसके भोजन में प्रत्येक दिन जहर मिलवा देंगे, थोड़ा थोड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, रोज चनक जो इसका भोजन में धनानंद के भोजन में कौन क्या मिलाता था, जहर मिलाता था। तो एक समय क्या हुआ कि इसकी पत्नी थी कौन, दुर्धरा। पत्नी का नाम क्या था, दुर्धरा। पत्नी का नाम क्या था, दुर्धरा, जो गर्भवती थी। क्या थी, गर्भवती। और जब भोजन कर रहा था कौन, धनानंद। और उसी धनानंद जब भोजन करना बैठ गया और भोजन जब कर ही रहा था, तो उसी बीच दुर्धरा भी जाकर उसके थाली में थाल में जाकर बैठ के भोजन करने लगी। तो उस बीच से तो धनानंद को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दुर्धरा जैसे ही भोजन की उसके बाद इसको उल्टी आने लगा, निगस्ती आने लगी, बेहोश होने लगी। और इसको, है ना, मतलब चूंकि जहर का प्रभाव इसको धीरे धीरे शरीर में फैलने लगा। तो जहर बताइए, जहर इनको चूंकि ये इसको जहर में से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चूंकि धीरे धीरे इस जहर का प्रैक्टिस कर चुका था, है ना। यानी जहर का डोज धीरे धीरे बढ़ाता ले रहा था। लेकिन क्या इसको एक बार अगर ज्यादा जहर मिलेगा तो क्या बचेगी नहीं। तो चूंकि इसके पेट में क्या है, इसका धनानंद सॉरी आपका चंद्रगुप्त मौर्य का क्या, तो अब बच्चा पल रहा था पेट में, गर्भवती थी। तो धनानंद ने सॉरी आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि इसको अगर पत्नी तो मर ही जाएगी यानी दूसरा, लेकिन किसी तरह से बच्चा को बचाया जाए। तो उस समय जो भी चिकित्सक से बड़े बड़े उसको सभी को बुलाया गया और बुलाकर इनको जो यानी कि बच्चा था, बच्चा को बचा लिया गया। लेकिन ये दूसरा मर गई। दूसरा क्या हो गई, मर गई। जो बच्चा, तो चूंकि बच्चा जब इसकी माँ के अंदर पेट में अगर माँ के में जहर फैल गया, यानी सभी शरीर में जहर फैल गया, तो माँ के जो स्तन से दूध यानी जो
जो माँ के पेट में जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो क्या उसमें जहर नहीं जाएगा? माँ के शरीर में ही जहर फैल गया तो उसको भी जहर जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा जहर किसमें गया, यानी बिंदु भर जहर किसमें गया? उस बच्चा में गया। क्या गया? बिंदु भर जहर गया किसमें? उस बच्चा में। और जहर गया तो उसी को हम लोग सार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सार। सार का अर्थ क्या हुआ? जहर। और बिंदु का मतलब थोड़ा सा, तो इसीलिए इस बच्चा का जो पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। समझ गए? इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए। तो ये आपको बता दिए। तो ये आपका पूरा एक कहानी अब पढ़नी है, आपका मुद्रा राक्षस का कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जब इधर से आपको पता है कि जब किसका राजा, तो सिकंदर का जो सेनापति था इधर क्षेत्र का राजा था। तो जब ये सोचा सेल्यूकस निकेटर की अब हम लगता है कि यहाँ का राजा कौन बदल गया है, बदल चुका है, अब यहाँ का राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और सोचा कि अब चलो अब यहाँ भारत पर आक्रमण कर देते हैं, और भारत पर आक्रमण कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो भारत पर आक्रमण कर दिया कौन? सेल्यूकस निकेटर। कब? तो 305 ईस्वी पूर्व में। देखिए, जनरली हम आपको डेट नहीं बताते हैं हिस्ट्री में। क्यों? जो मेन पिलर डेट है हिस्ट्री का, जो मेन पिलर डेट है उसी को हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डेट बहुत सारा है, लेकिन आपको बहुत सारा डेट जानना जरूरी नहीं है। जो मेन पिलर डेट है, जहां से इतिहास को मतलब शुरू किया जा सकता है, पिलर है, उसी को हम लोग आपको बताते हैं। तो 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस समय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चूंकि भारत के पास हाथी का प्रचलन कब उत्तर वैदिक काल से आ चुका था, नहीं हाथी लोग पालते थे नहीं सैनिक के रूप में। इधर चंद्रगुप्त मौर्य के पास हाथी और उधर सेल्यूकस निकेटर के पास घोड़ा। तो क्या हाथी से अगर युद्ध को जीता जा सकता है या घोड़ा से? तो हाथी से। क्योंकि हाथी अगर सूंड से इधर उधर मार के 10 या 20 सैनिकों तो इसी सूंड से मार देगा। और घोड़ा क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा दौड़ सकता है ना। तो घोड़ा को भी क्या हाथी अपने सूंड से गिरा भी सकता है। तो चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास हाथी था, तो हाथी के कारण जो जैसे आक्रमण किया तो इधर चल दिया, इधर से चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, और उधर से चंद्रगुप्त मौर्य की सेना किस पर? हाथी पर सवार। और उधर से सेल्यूकस निकेटर का सैनिक घोड़ा पर सवार। तो जब सेल्यूकस निकेटर को लगा कि अब हम लगता कि हार जाएंगे, तो क्या किया? बीच युद्ध में कह दिया, अब संदेश भेजा अपने सेनापति से, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, कि हम आपको युद्ध करने के लिए नहीं आए थे। हम अपना योग, हमारी एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम क्या है? हेलेना। पुत्री का नाम क्या है? हेलेना। कहीं कहीं आपको मिलेगा कर्नेलिया, कहीं कहीं आपको भी मिलेगा। तो उस पुत्री का नाम यानी कि सेल्यूकस निकेटर के पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। जब हारने लगा सेल्यूकस निकेटर तक कह रहा कि हम अपने पुत्री के लिए योग वर की तलाश में आए थे, और आप अब हमारा योग वर में आप मिल चुके हैं। यानी अब चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी शादी करवा दिया। कौन? यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी किसको? हेलेना से विवाह करा दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और दहेज के रूप में 4 प्रांत को दिए। देखिए कौन सा प्रांत है। पहला प्रांत है एरिया। पहला प्रांत क्या है? एरिया। पहला प्रांत का है एरिया। दूसरा है आराकोसिया। तीसरा है जेड्रोसिया। चौथा है पेरिपस मदाई। ये पहला, यानी कि हेलेना का विवाह किससे करवाया? तो किससे? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। 4 प्रांत को दहेज के रूप में दिया। कौन कौन सा प्रांत? तो एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपस। तो आपको प्रश्न आ रहा है कि सर ये एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपस मदई कहाँ में आता है? तो देखिए, ये आता है हेरात का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? ईरान का क्षेत्र है। ईरान का क्षेत्र है। अब देखिए, ये ईरान का क्षेत्र है। ये आराकोसिया देख रहे हैं, कंधार का क्षेत्र है। कंधार ये अफगानिस्तान में पड़ता है। इस देख लीजिए जेड्रोसिया, तो एक आपका हो गया किसका? मकरान का। मकरान, ये मकरान कहाँ है भैया? तो ये है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और ये आपका कौन हो गया? पेरिपस। आपका फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, पेरिपस आपको इधर लिख देते हैं, पेरिपस मदई। चौथा क्या है? पेरिपस मदई। ये कहाँ में आता है? तो काबुल, यानी कि ये भी आपका अफगानिस्तान में था। अब देखिए, धर्मांध यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तार हो चुका है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक और आओ, आपको भारत का नक्शा बना देते हैं।
इस तरह से मान लीजिए। तो देखिए इधर में कौन है, पाकिस्तान, इधर से अफगानिस्तान है और एक ईरान का भी क्षेत्र। देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक विस्तार हो चुका है, चूंकि दहेज में मिला है। पहला दहेज में क्या मिला, तो एरिया कहाँ का है, ईरान का क्षेत्र है। तो ये पहला जीत लिया, ये दहेज में मिला। दूसरा क्या मिला, आराकोसिया, ये कंधार का है, दूसरा मिला। फिर तीसरा मिला मकरान यानी पाकिस्तान, पूरा दहेज में मिला। और चौथा मिला पेरिपस मध्य यानी काबुल, यानी पूरा सब क्षेत्र देख रहे सब दहेज के रूप में किसको मिला, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अब पहले से इसका साम्राज्य था ही, ऊपर छोड़कर नीचे जितना भी देख रहे सब इसका किसका था, ये आपका नेपाल भी हो गया, बांग्लादेश सब देख रहे हैं, सब किसका साम्राज्य था। तो ये मगध का साम्राज्य किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ लिया आप। देखिए आप राजधानी कहाँ है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी बिहार में पाटलिपुत्र पटना में है। राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य का कहाँ है, पटना में। तो देखिए पटना से कंट्रोल कहाँ कर रहा, पूरा इतना एरिया यानी पूरा पाकिस्तान, भारत, देखिए यानी पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान और ईरान का भी क्षेत्र है, और नेपाल, अफगानिस्तान, नेपाल है, इधर बांग्लादेश है ही। तो देखिए क्या होता, पहला ऐसा राजा है चंद्रगुप्त मौर्य जो दक्षिण भारत को जीता। कैसा है, तो देखिए कैसे जान लें कि हम लोग दक्षिण भारत को कैसे जीता। तो एक है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन एक शासक है ना। ये आपको जब हम लोग मरणोत्तर काल जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें रुद्रदामन का हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि रुद्रदामन का एक उल्लेख है, अभिलेख है कहाँ का, तो जूनागढ़ है। जूनागढ़ कहाँ में पड़ता है, तो आपका गुजरात में पड़ता है। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि जो गुजरात था, गुजरात किसके अधीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कैसा है पता चला, तो यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य है गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, कहाँ, सौराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कृत्रिम झील यानी सिंचाई के लिए कृत्रिम झील का निर्माण कराया। उस झील का नाम है ना, उस झील का नाम क्या रखा, सुदर्शन झील। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील, उस झील का नाम क्या रखा, सुदर्शन झील। तो पूरा यानी पूरा एरिया किसका आप कवर हो गया, पूरा देखिए आप। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक विस्तार है, पूरा भारत, इधर में नेपाल, इधर में बांग्लादेश, उधर में देख लीजिए पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र। बताइए इतने बड़े क्षेत्र का राजा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और राजधानी कहाँ बनाया है, पाटलिपुत्र में। ये बड़ी बात है। देखिए यहाँ जो अभी आपको बताएं कि इस सौराष्ट्र प्रांत है, इस जो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर जो चंद्रगुप्त मौर्य से सोचा कि अब इसका इतना बड़ा क्षेत्र है ना, इसके इतना बड़ा क्षेत्र का राजा तो कंट्रोल पाटलिपुत्र से कर सकता है। लेकिन इसने सोचा कि छोटे छोटे हम गवर्नर नियुक्त कर देंगे, यानी हम अलग अलग प्रांत को बांट देंगे, अलग अलग क्षेत्र को बांट देते हैं और वहां हम गवर्नर नियुक्त करके शासन हम चलाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया। अपने प्रांत को कितने भागों में विभाजित किया, पहला उत्तरी प्रांत, उत्तरी प्रांत की राजधानी कहाँ, तक्षशिला में रखा। उत्तरी प्रांत की राजधानी कहाँ रखा, तक्षशिला में। दक्षिणी प्रांत की राजधानी कहाँ रखा, तो कर्नाटक का जगह कौन है, स्वर्णगिरी। दूसरा राजधानी कहाँ, दूसरा प्रांत कहाँ है, दक्षिण में सबसे आगे तो कर्नाटक है, स्वर्णगिरी। तीसरा है बिहार, तो आपका बच गया पूर्वी प्रांत, तो पूर्वी प्रांत तीसरा हुआ। तो पूर्वी प्रांत में कौन रखा, तो पाटलिपुत्र है ही। और चौथा प्रांत रखा अवंती प्रांत। चौथा बीच में अवंती कहाँ, गुजरात में, सॉरी एमपी, मध्य प्रदेश में। तो अवंती प्रांत, इसका राजधानी उज्जैन। तो ये 4 प्रांत में कौन विभाजित किया अपने साम्राज्य को, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ध्यान रखिए, इसको हम आपको लिखवा देंगे। तो ये आपका कंप्लीट पूरा सेक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए आपको पता होगा कि जब हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको बताए थे कि मगध में 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा था ना। तो उस समय जब अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उस समय जैन भिक्षु थे कौन, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर वहां है ना, वहां जा गया और वहां अन्न जल बिना ग्रहण किए हुए संलेख और समाधि विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए है ना। इस संलेख और समाधि विधि क्या है, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए उसने प्राण को त्याग दिया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया, तो याद रखिए, इसका भी डेट पूछता कई बार। तो 298 ईस्वी पूर्व। तो ये आपका पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसको लिखवाना है तो हेडिंग में लिखिए मौर्य काल।
मौर्य का लिखिए, मौर्य लिखिए 10 सेकेंड लिखिए। ब्राह्मण साहित्य में लिखिए 10 देखिए। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, शूद्र कहा गया है। तथा जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है। उसके बाद लिखिए 10 देखिए और स्टार मार के। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस कहीं तो देख के लिखिएगा, गलत नहीं लिखिए, सेड्रोकोटस कहा गया है, जिसका नामांकन यूनानी व्यक्ति जस्टिन और प्लूटार्क ने किया है। जिसका नाम यानी आपका कौन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसने रखा था? तो जस्टिन और प्लूटार्क ने किया है। प्लूटार्क ने सेड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ब्रिटिश इतिहासकार देखिए विलियम्स जोन्स ने किया। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने की घटना पर आधारित नाटक पुस्तक मुद्रा राक्षस है, जिसकी रचना विशाखा दत्त ने किया है। जिसकी रचना विशाखा दत्त ने किया। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिसका मूल नाम आपको कहाँ लिख देते हैं? कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। जिसका मूल नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक धनानंद के सकटार और चाणक्य की सहायता से मगध के राजा धनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया। फिर लिखिए 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ तथा सेल्यूकस निकेटर ने हार की वजह से अपनी पुत्री हेलेना या कोश में लिख लीजिए कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से
चंद्रगुप्त मौर्य से कराया और दहेज के रूप में 4 प्रांत को दिया। 4 प्रांत को दिया। कौन कौन सा प्रांत है? तो पहला है एरिया, इसको लिख सकते एरिया, हेरात कोस्ट में लिखिएगा, ईरान का क्षेत्र है। फिर लिखिए आराकोसिया, ये गंधार का क्षेत्र है, नहीं अफगानिस्तान का एरिया आराकोसिया। फिर लिखिए जेड्रोसिया। फिर पेरिपस मदई, पेरिपस मदई, पेरिपस मदई, पेरिपस मदई, पेरिपस मदई। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में इतने सारा प्रांत दिया, तो एक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि आप एक काम कीजिए कि चूंकि आप हमको 500 हाथी दे दीजिए। क्या कीजिए? आप हमको 500 हाथी दे दीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया, कहा कि जाओ हम इतना बड़ा क्षेत्र के राजा बन गए हैं, तो जाओ 500 हाथी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो तथा लिखिए, तथा इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया। 500 हाथी दिया। उसके बाद लिखिए, देखिए जब यानी कि सेल्यूकस, अब देखिए अब चूंकि अब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच अब दामाद और ससुर का रिश्ता है ना। तो अब ये सेल्यूकस कभी भी भारत में आ जा सकता है, तो इसने अपने एक राजदूत को भेजा। राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। आपका राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। यहाँ आपको लिख देते हैं मेगास्थनीज। यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो 10 तक लिखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्यों भेजा? देखिए क्या होता है कि अगर आपके गांव के मुखिया, यानी आपके गांव के मुखिया और आपके पापा या आपके रिश्तेदार अगर कोई मुखिया से अगर बड़े घर में अगर शादी कर देते हैं, तो आपके पापा या जो भी आपके रिश्तेदार बड़े घर में शादी किए, तो अपनी बेटी घर को बड़ाई बार बार वहां भेजेंगे। तो व्यक्ति जब आएगा तो वहां से अगर उसको ससुराल में, उसके बेटी के ससुराल में अगर खाना ज्यादा अच्छा मिलेगा तो वहां बड़ाई करेगा। तो इसी बड़ाई कराने के लिए कौन सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को भेजा? किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन? जब आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? तो मेगास्थनी। तो यहाँ के जो इसको यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो घर था, घर को देखकर ही कह रहा है कि यानी चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी आया। तो मेगास्थनी आकर कह रहा है, जब लौट के गया कहाँ अपने देश में, तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का भवन है ना, सुसा के राजा से भी बड़ा है। सुसा का उस समय सुसा के राजा थे, उस सुसा के राजा से भी बड़ा है। इतने नहीं, इतना बड़ाई कर रहा है मेगास्थनीज कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजभवन है वो देव निर्मित है, यानी कोई आदमी नहीं बनाया है उसको। कौन बनाया है? तो भगवान ने बनाया है। इस तरह से कह रहा है ना। तो खैर वो अलग बात है। तो आप यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद लिखिए अब हम लोग क्या लिखने? लिखिए 10 देकर स्टार मार के, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से गुजरात प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य को दिखाया है, चंद्रगुप्त मौर्य को दर्शाया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में, यानी गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में कृत्रिम झील जिसका नाम सुदर्शन झील है का निर्माण कराया। किस लिए निर्माण कराया? सिंचाई के लिए। आप कोष्ट में लिख सकते हैं सिंचाई के लिए। तो रुद्रदामन जो राजा है ना, जब मरणोत्तर काल में आप इसको पढ़िएगा तो जो ये शक राजा है ना, ध्यान रखिए शक राजा है। जब रुद्रदामन जब अपने अभिलेख में क्यों लिखवाया? जब मौर्य काल खत्म होगा तो मरणोत्तर काल आएगा, तो ये विदेशी शासक है, देशी शासक नहीं है। जब ये भी शासन करेगा भारत में, तो जो ये सौराष्ट्र में कृत्रिम झील सुदर्शन झील का निर्माण कराया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी झील को मरम्मत करवाएगा, इसी झील को मरम्मत करवा के आप है ना, और अपने अभिलेख में लिखवाया जूनागढ़ अभिलेख में कि हम इस झील को मरम्मत करवाए हैं, तब ही लिखा है। तो
आखिरी मरम्मत करवाया तो इस झील को कोई बनाया होगा ना, तो इसीलिए तो कहा कि नहीं, इस झील का चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और इस झील को हम पुनः उद्धार किए हैं, है ना, यानी जीर्णोद्धार किए हैं, उस झील को पुनः मरम्मत किए हैं, तो इसलिए इसका उल्लेख मिलता है। तो इस समय जो देखिएगा यहाँ के जो यानी सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर का भी कई कई प्रश्न आ जाता है। तो लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त था। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। पहला प्रांत लिखिए उत्तरी प्रांत और इसे में डैश देके लिखिए जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद लिखिए दूसरा दक्षिण प्रांत लिखिए जिसकी राजधानी कर्नाटक के स्वर्णगिरी थी। तीसरा लिखिए पूर्वी प्रांत में लिखिए इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद लिखिए अवंती प्रांत। चौथा कौन हो गया आपका? अवंती प्रांत। अवंती प्रांत लिखिए इसकी राजधानी उज्जैन थी। देखिए अब यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? 4। तो कई बार आता आप तो इसको क्या कीजिए, फिगर में बना ही लीजिए। आपको फिगर बनाने से क्या होगा कि आपको आसानी होगी, है ना, तो आप फिगर बना लीजिए। तो हम इसलिए भारत बना चुके पाकिस्तान यानी जो पूरा जो देख रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश भी भारत यानी कि इसी का अधीन था, है ना। तो देखिए ये पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, इधर से अफगानिस्तान हो गया और इधर से ईरान का क्षेत्र हो गया। तो इस सभी का क्षेत्र का इस पूरे के लिए इसी को हम लोग क्या कहें? उत्तरी प्रांत कहें। यानी जितना ये पूरा देख रहे हैं ये सब सेक्शन उत्तरी प्रांत। इसकी राजधानी कहाँ बनाएगी? तक्षशिला। दक्षिणी प्रांत में कर्नाटक में बनाया गया, यानी कर्नाटक में कहाँ बनाया गया? तो स्वर्णगिरी। तो ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए पहला इस तरह से फिगर बना लीजिए। बाकी बच गया पूर्वी प्रांत के लिए, तो इतना तो देख रहे हैं ये नेपाल, बिहार, झारखंड सब कहाँ इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई। और बाकी जो क्षेत्र बच गया इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई? अवंती प्रांत। इसकी राजधानी कहाँ? उज्जैन में। इसको बना लीजिए। उसके बाद लिखिए इस फिगर को बना लीजिए फटाफट और डैश देके लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य लिखिए 10 देके लिखिए मगध में 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ने से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन ऋषि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए और 298 ईस्वी पूर्व में संलेखन और अपने प्राण को 298 ईस्वी पूर्व में अपने प्राण को संलेखन और समाधि विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। इस संलेखन और समाधि क्या हुआ? तो बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार रहेंगे तो मर गए, है ना, अपने प्राण को त्याग दिए। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, तो अगले क्लास में सुबह 9 बजे मिलेंगे तो हम लोग बिंदुसार को देखेंगे, वो भी एक क्लास में आपको समाप्त हो जाएगा। तो हमारा क्लास का ऐसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लगभग आपका 1 घंटा क्लास है ना, तो हम इसलिए आपको लंबा समय दे दिए क्योंकि अगर आप इसको कहानी को समझिएगा तभी आप इसको याद दिमाग में बैठाइएगा, लेकिन आप रटने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।